वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 242 और 242 पेज के ऊपर 21 नंबर का शीर्षक है, रज्जु आदिकन की इदमाकार प्रमाते सर्पादिकन का भ्रम ज्ञान होवे तामे दो पक्ष। बराबर। तो रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम होता है, बराबर, किंतु सर्प भ्रम के लिए कारण रज्जु आदि को विषय करने वाली इदमाकार प्रमावृत्ति है, क्योंकि सबसे पहले अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर रज्जु तक जाती है, बराबर। और रज्जु तक गई, किंतु पूरा प्रकाश सहायक नहीं है, मंद अंधकार है, अतः कर रज्जु का रज्जु रूप से ज्ञान नहीं हुआ, सामान्य रूप से ज्ञान हुआ। इदम कुछ तो है, उसी को कहते इदमाकार वृत्ति, बराबर। और रज्जु आदिकन की जो इदमाकार वृत्ति जो प्रमा है, क्योंकि उसका बाद नहीं है, फिर उससे क्या होता है, सर्पाधिक भ्रम, क्योंकि वो तो सामान्य ज्ञान है इदमाकार वृत्ति, और विशेष रूप का क्या है, अज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के निमित्त से विशेष स्वरूप का जो अज्ञान, उसमें विकार उत्पन्न होता है, क्षोभ, और सर्प भ्रम हो जाता है। तो सर्पाधिकन का जो भ्रम ज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें दो मत है, दो पक्ष है। वो कैसे हैं दे रहे, देखिए फिर। तो पहला मत, प्रथम मत बता रहे अभी, रज्जु आदिकन की इदमाकार प्रमाते सर्पादिकन का भ्रम ज्ञान होवे, तहा दो पक्ष है, बराबर। कोई तो कहे, पहला पक्ष बता रहे, अयम सर्प इदम रजतम, इस रीति से अधिष्ठानगत इदंताकु और ताके सर्परस्तादिकन में संबंध को विषय करता हुआ सर्पादि गोचर भ्रम होवे। सर्पादि गोचर, सर्पादि को विषय करने वाला भ्रम ज्ञान उत्पन्न होता है, बराबर। लेकिन कैसे, पुनः देखिए, कोई तो कोई, अयम सर्प, ये प्रतीति सबको आती है, यह सर्प है, इदम रजतम, यह रजत है, बराबर। इस रीति से अधिष्ठानगत इदंता को, इसमें अयम सर्प इदम रजतम, इस ज्ञान में अयम इदम भाग किसका है, अधिष्ठान का है, ठीक। तो ये तो अयम सर्प इदम रजतम, यह ज्ञान अधिष्ठानगत इदंता को भी विषय कर रहा है, बराबर। और उस इदंता का जो सर्प रस्तादिकन में संबंध, उसको भी विषय कर रहा है। तो अयम सर्प इदम रस्तम, यह ज्ञान कैसा हुआ, अधिष्ठानगत इदंता को विषय कर रहा है, जो कि प्रमा है, और वो इदंता है अधिष्ठान में, उसका संबंध प्रतीत हो रहा है सर्प में, बराबर। तो सर्प के साथ इदंत का संबंध, उस संबंध और सर्प को भी विषय कर रहा है यह ज्ञान, अयम सर्प, यह ज्ञान। लग गया, पंक्ति देखिए, अयम सर्प इदम रस्तम, इस रीति से अधिष्ठानगत, मतलब अधिष्ठान में विद्यमान जो इदंता, उस इदंता को और ताका, ताके सर्प रस्तादिकन में संबंध हो, उस इदंता का, ताके मतलब इदंता के, इदंता का जो सर्प रस्तादिकन में संबंध है, उस संबंध को भी विषय करता हुआ ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। कौन सा, अयम सर्प इदम रजतम, विषय करता हुआ सर्प रस्तादि गोचर भ्रम हो गए। अधिष्ठान की इदंता को और इदंता के संबंध को त्यागी के केवल सर्पादि गोचर अप्रोक्ष भ्रम होवे नहीं।
अधिष्ठान की ईदंता को छोड़ देंगे, समझ लीजिए। और अधिष्ठान की ईदंता का जो संबंध सर्पादिक में प्रतीत हो रहा है संबंध, उसको भी त्याग देंगे। केवल सर्प, केवल रजत को विषय करने वाला ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता नहीं। यदि होगा तो कैसा होना चाहिए फिर? सर्प रजतम, ऐसा ही भ्रम होना चाहिए। अयम सर्प इदम रजतम, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। अधिष्ठान की ईदंता को और ईदंता के संबंध को त्यागी के केवल सर्पादि गोचर अप्रोक्ष भ्रम होवे नहीं। लग गया? पूरा बोल रहा सामने हो गया ना? जो केवल अध्यस्त गोचर ही भ्रम होवे तो, बराबर, केवल अध्यस्त पदार्थ जो सर्प या रजत, उसको ही विषय करने वाला भ्रम होगा, ईदंता को विषय नहीं करेगा, तो भ्रम का आकार कैसा होना चाहिए? सर्प रजतम, ऐसा होना चाहिए। जो केवल अध्यस्त गोचरी भ्रम होवे तो सर्प रजतम, ऐसा आकार भ्रम का हुआ चाहिए। बराबर है? और ये हुआ व्यवसाय ज्ञान, और वो व्यवसाय ज्ञान विषय है जिस ज्ञान का ऐसा जो अनुव्यवसाय ज्ञान, वो भी कैसा होना चाहिए? देखिए, और इमं सर्पम जानामि इदम रजतम जानामि, भ्रम का अनुव्यवसाय भी इदम पदार्थ से तादात्म्यापन्न सर्परस्तादि गोचर व्यवसाय को विषय करे है। ऐसा विषय कर रहा है कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान विषय कर रहा है किसको? व्यवसाय ज्ञान को। और व्यवसाय ज्ञान कैसा? इदम के साथ तादात्म्यापन्न भ्रम का विषय, ऐसे व्यवसाय को विषय कर रहा है अनुव्यवसाय ज्ञान। पुनः देखिए, और इमं सर्पम जानामि, इस सर्प को मैं जान रहा हूं। इदम रजतम जानामि, इस रजत को मैं जान रहा हूं। भ्रम का अनुव्यवसाय भी, ये क्या हुआ? भ्रम ज्ञान का अनुव्यवसाय। भ्रम का आकार अयम सर्प, अनुव्यवसाय इमं सर्पम जानामि, भ्रम ज्ञान इदम रजतम, अनुव्यवसाय इदम रजतम जानामि। भ्रम का अनुव्यवसाय भी इदम पदार्थ से तादात्म्यापन्न, इदम पदार्थ के साथ तादात्म्यापन्न जो सर्पादि गोचर, सर्परस्तादि गोचर, सर्परस्तादि को विषय करने वाला व्यवसाय है, उस व्यवसाय को विषय कर रहा है कौन? अनुव्यवसाय। और कल्पित सर्पादिकन में ईदंता है नहीं, और कल्पित सर्प, कल्पित रजत, उसमें ईदंता है क्या? नहीं है। और ईदंता प्रतीत हो रही है। कल्पित सर्पादिकन में ईदंता है नहीं, काहे थे? वर्तमान काल ईदंता किसको कहते हैं? इदम मतलब क्या? ईदंता प्रतीति वहां होती है जहां पर वर्तमान काल हो और पूर्व देश का संबंध हो। काहे थे? वर्तमान काल और पूर्व देश का संबंध ईदंता हुए है। लग गया? व्यवहारिक देश काल का प्रातिभाषिक से व्यवहारिक संबंध संभव है नहीं। यद्यपि जहां पर सर्प का भ्रम होता है, रजत का भ्रम होता है, वहां पर व्यवहारिक देश काल सामने पड़े हैं, किंतु उस व्यवहारिक देश काल का प्रातिभाषिक रजत के साथ, प्रातिभाषिक सर्प के साथ व्यवहारिक संबंध संभव नहीं हो सकता है। व्यवहारिक देश काल का प्रातिभाषिक से व्यवहारिक संबंध संभव ही नहीं। लग गया? और अधिष्ठान की ईदंता की कल्पित में प्रतीति से व्यवहारिक निर्वाह होने ते कल्पित में ईदंता का अंगीकार निष्फल है। बराबर? कल्पित पदार्थों में ईदंता का स्वीकार करना या ईदंता अनिर्वचनीय उत्पन्न होना, यह स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां बगल में ही पड़ी हुई है कौन? ईदंता अधिष्ठान में। वहां की ईदंता अध्यस्त में प्रतीत हो रही है। इतना ही तो है। वही अधिष्ठान की ईदंता की कल्पित में प्रतीति से, ईदंता किसमें है? अधिष्ठान में। प्रतीत कहाँ हो रही है? कल्पित पदार्थों में।
है कि नहीं। तो अधिष्ठान की इदंता की कल्पित में प्रतीति से यदि व्यवहारिक निर्वाह होने थे, व्यवहार की संगति लग जाती है कि नहीं। क्यों व्यवहारिक का अन्वय इदंता के साथ, अधिष्ठान की व्यवहारिक इदंता कल्पित में क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो प्रतीति से निर्वाह होने थे कल्पित में इदंता का अंगीकार निष्फल है। इसलिए कल्पित पदार्थों में इदंता का स्वीकार करना निष्फल है। किंतु मानना पड़ रही है क्या, अन्यथा ख्याति। और अन्यथा ख्याति से विद्वेष होवे, द्वेष होवे, अन्यथा ख्याति मानना नहीं चाहते हो तब अन्यथा ख्याति से विद्वेष होवे तो अधिष्ठान की दंता की कल्पित में अनिर्वचनीय संबंध उपजे। अधिष्ठान का वस्तुता संबंध किसके साथ, इदंता का संबंध वस्तुता किसके साथ है, अधिष्ठान के साथ। इदम अधिष्ठान में है, किंतु उसका संबंध अधिष्ठान में प्रतीत न होकर उसका अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न हो रहा है। कहा, कल्पित में। अनिर्वचनीय इदंता नहीं उत्पन्न हो रही है, इदंता का अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न हो रहा है। किसमें, कल्पित पदार्थों में। तो अधिष्ठान की इदंता की कल्पित में अनिर्वचनीय संबंध उपजा है, लग गया। हाँ, परंतु कल्पित में अपनी इदंता का अंगीकार नहीं। दो शब्द, परंतु कल्पित में अर्थात कल्पित पदार्थों में अपनी इदंता का, उसकी स्वयं अपनी निजी इदंता का अंगीकार नहीं, लग गया। तथापि संबंध को त्यागी के केवल संबंध का ज्ञान होवे नहीं। संबंध को छोड़ेंगे और केवल संबंध का ज्ञान, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। संबंध का ज्ञान जब भी होगा तो संबंध को लेकर ही होता है। तथापि संबंध को त्यागी के केवल संबंध का ज्ञान होवे नहीं, याते अधिष्ठान की दंता को त्यागी के केवल अध्यस्त गोचर अपरोक्ष भ्रम होवे नहीं। बराबर है कि नहीं। अधिष्ठान की इदंता उसका क्या करेंगे, त्याग, और केवल अध्यस्त गोचर, केवल अध्यस्त पदार्थ को विषय करने वाला अपरोक्ष भ्रम होवे नहीं। इस रीति से इदम पदार्थ की द्वेधा प्रतीति हो गई। दो प्रकार से प्रतीति हो रही है, किसकी, इदम पदार्थ की, है कि नहीं। कैसे दे रहे, दो प्रकार। एक तो इंद्रिय अधिष्ठान के संयोग थे, इंद्रिय चक्षु अधिष्ठान रज्जु, उनका हुआ संयोग, उनसे उत्पन्न हुआ इदम ज्ञान, वो प्रमारूप है, एक वो हो गया। और उसका संबंध फिर प्रतीत हो रहा है किसमें, कल्पित पदार्थ में, ये दूसरा हुआ। तो दो रीति से प्रतीति हो रही इदम की। इदम पदार्थ की द्वेधा प्रतीति होवे। एक तो इंद्रिय अधिष्ठान के संयोग थे, बराबर, इदमाकार प्रमा अंतकरण की वृत्ति रूप प्रतीति होवे है। इदमाकार प्रमा है वो, और अंतकरण की वृत्ति रूप है। एक तो ये इस रूप से प्रतीति हो रही है, किसकी, इदम पदार्थ की प्रतीति होवे है। और दूसरी वृत्त्युपहित चेतनस्थ मिला, तो वहां पर लिखे एक शब्द इदमाकार वृत्त्युपहित चेतनस्थ, इदमाकार शब्द। और दूसरी इदमाकार वृत्त्युपहित चेतनस्थ, इदमाकार वृत्ति है कि नहीं, उस वृत्त्युपहित चेतन, उस चेतन के आश्रित है अविद्या, फिर अविद्या का परिणाम सर्प, बराबर है कि नहीं। इदमाकार वृत्त्युपहित चेतनस्थ अविद्या का परिणाम सर्परस्तादि गोचर भ्रम, है कि नहीं, गोचर भ्रम रूप प्रतीत होवे है। हो गया। अविद्या का परिणाम कौन है, सर्प। तो सर्परस्तादि गोचर, सर्परस्तादि को विषय करने वाला जो भ्रम, उस भ्रम रूप में भी प्रतीत हो रही, किसकी, इदम पदार्थ की। तो इदम पदार्थ की प्रतीति दो रूप से, एक तो हाँ इंद्रिय अधिष्ठान के संबंध से अंतकरण की हाँ प्रमावृत्ति रूप प्रतीति इदम की, और दूसरी उस इदमाकार वृत्त्युपहित चेतनस्थ विद्या का परिणाम जो सर्प, उस सर्प के साथ तादात्म्यपन्न होकर इदंता की प्रतीति, है कि नहीं। ये बात सर्परस्तादि गोचर भ्रम रूप प्रतीति होवे है।
सो भी अध्यस्त में इदम पदार्थ के तादात्म्य को विषय करती हुई, सो भी वो ब्रह्मरूप प्रतीति भी कैसी है? अध्यस्त में, अध्यस्त सर्प, अध्यस्त रजत, उसमें इदम पदार्थ के तादात्म्य को, यद्यपि इदम पदार्थ का तादात्म्य अधिष्ठान के साथ है, किंतु वह तादात्म्य अधिष्ठान के साथ न प्रतीत होकर अध्यस्त के साथ प्रतीत हो रहा है, तो ब्रह्मरूप प्रतीति है। तो अध्यस्त में इदम पदार्थ के तादात्म्य को लग गया ना, विषय करती हुई इदम गोचर हो गए। इस रीति से सारे अपरोक्ष भ्रम, भ्रम क्या है आगे? हाँ, इस रीति सारे अपरोक्ष भ्रम इदमाकार हुए, अध्यस्ताकार हो गए है। कोई आचार्य ऐसे माने जितने भी अपरोक्ष भ्रम होता है वो सबसे पहले इदमाकार, उसके बाद अध्यस्ताकार हो गए है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तात्पर्य इदम पदार्थ की प्रतीति इस मत में दो रूप से हो गई, बराबर है। आगे चलिए, अब दूसरा मत दे रहे भाई, दो मत बताना था ना आगे। और भूत ग्रंथकार यह कहे है, तो दूसरा मत है, क्या कहते वो अन्य ग्रंथकार? और बहुत ग्रंथकार यह कहे है, अधिष्ठान इंद्रिय के संयोगते इदमाकार अंतकरण की वृत्तिरूप प्रमाते क्षोभ वाली अविद्या का केवल अध्यस्ताकार परिणाम होवे है। ठीक है, पंक्ति देखिए, अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग, अधिष्ठान रज्जु, इंद्रिय चक्षु, उनका संयोग, रज्जु और चक्षु का संयोग, अधिष्ठान इंद्रिय के संयोगते, संयोग होने से इदमाकार अंतकरण की क्या होती है? वृत्ति। तो वृत्ति रूप प्रमावृत्ति है वो, उससे क्षोभ वाली अविद्या, अविद्या में क्या होता है? क्षोभ, क्षोभ वाली अविद्या का केवल अध्यस्ताकार परिणाम हो गए। वो जो अविद्या है उसका, तो दूसरा मत समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिखा है देखो, और बहुत ग्रंथकार यह कहे, दूसरा मत, अधिष्ठान इंद्रिय के संयोगते इदमाकार अंतकरण करण की वृत्तिरूप प्रमाते, बराबर। अधिष्ठान रज्जु, इंद्रिय चक्षु, उनके संयोग से अंतकरण की क्या होती है? इदमाकार प्रमावृत्ति। तो अंतकरण की वृत्तिरूप प्रमाते क्षोभ वाली विकार को प्राप्त हुई, ऐसी कौन? अविद्या। उस अविद्या का केवल अध्यस्ताकार परिणाम हो गए। अध्यस्त सर्पाकार, अध्यस्त रजताकार क्या होता है? परिणाम। अविद्या का इदमाकार परिणाम होवे नहीं। अविद्या जो है वो केवल अध्यस्ताकार परिणाम को प्राप्त होती है, इदमाकार को इदमाकार इदम के रूप में परिणाम को प्राप्त होती नहीं। काहे थे? व्यवहारिक पदार्थाकार अविद्या का परिणाम संभवे नहीं। क्यों इदमाकार परिणाम नहीं होता है अविद्या का? इसलिए कि इदम पदार्थ क्या है? व्यवहारिक है, बराबर है कि व्यवहार में है ना वो रजत, ये रज्जु, शुक्ति, उसमें इदम है, वो व्यवहारिक पदार्थ है। और व्यवहारिक पदार्थ आकार तुल अविद्या का परिणाम हो नहीं सकता है। सर्पाकार परिणाम होगा, रजताकार परिणाम होगा, ठीक, जो कि कल्पित है। काहे थे? व्यवहारिक पदार्थाकार अविद्या का परिणाम संभवे नहीं। साक्षात अविद्याजन्य प्रातिभाषिक पदार्थाकार ही अविद्या का परिणाम ब्रह्म ज्ञान हो गए, बराबर। साक्षात अविद्या से जन्य, अविद्या से उत्पन्न होने वाले कौन? प्रातिभाषिक पदार्थ, सर्प, रजत वगैरह। तो प्रातिभाषिक पदार्थाकार ही अविद्या का परिणाम ब्रह्म ज्ञान हो गए। याते अधिष्ठान की दंता में ब्रह्म ज्ञान की विषयता नहीं। अधिष्ठान की जो ईदंता है वो विषय नहीं है, किसका? ब्रह्म ज्ञान का। पहले मत में क्या था? ब्रह्म ज्ञान का विषय दोनों। पहले तो इदमाकार तो प्रमावृत्ति हो ही गई, उससे क्षोभ वाली जो अविद्या है कि नहीं, उसका परिणाम सर्प है कि नहीं, और सर्प ज्ञान, किंतु उसका विषय, उस ब्रह्म ज्ञान का विषय केवल ब्रह्म नहीं, इदंता के साथ ब्रह्म पदार्थ विषय है, लग गया कि नहीं, उस ब्रह्म ज्ञान का। इस मत में ऐसा नहीं है। इस मत में ब्रह्म ज्ञान का विषय केवल अध्यस्त पदार्थ है, इदम नहीं। ये मत अंतर है। या अधिष्ठान की दंता में
ब्रह्म ज्ञान की विषयता नहीं, केवल अध्यस्त में ही भ्रम की क्या है विषयता। लग गया। अब इस पर वो दोष आएगा, फिर वो जो ऊपर कहा था कि नहीं, ये केवल अध्यस्ताकार ही यदि भ्रम ज्ञान का विषय केवल अध्यस्त पदार्थ ही रहेगा, इदम नहीं रहेगा, तो भ्रम कैसा होना चाहिए, सर्प रजतम ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। फिर ये इस मत में वो दोष आएगा, तब क्या करोगे, वही कर रहे दो दोष दिखा रहे पहले। और जो पूर्व मत में कहा है, ऊपर के मत में कहा था अयम सर्प इदम रजतम, ऐसा भ्रम का आकार हो गए, ऐसा क्या होता है, भ्रम का आकार हो गए। तैसे अनुव्यवसाय भी इदम रजतम जानामी, यह भ्रम का अनुव्यवसाय हो गया है, बराबर है कि नहीं। इदम रजतम जानामी, यह भ्रम का अनुव्यवसाय हो गया है। जो मतलब यदि अध्यस्त मात्र गोचर भ्रम होवे तो फिर कैसा होना चाहिए, है कि नहीं, इदम रजतम अयम सर्प नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सर्प रजतम, इतना ही होना चाहिए। जो अध्यस्त मात्र गोचर भ्रम होवे तो सर्प रजतम, ऐसा भ्रम का आकार हुआ चाहिए। और रजतम जानामी, ऐसा ही अनुव्यवसाय हुआ चाहिए, है कि नहीं। इदम रजतम जानामी, ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होना चाहिए। ये दोष आ रहा है, ताका यह समाधान है, उसका उत्तर देते ग्रंथकार, बराबर। ताका यह समाधान है, जैसे सर्परस्तादिकन के अधिष्ठानगत इदंता का अध्यस्त में भान हो गए, बराबर। सर्परस्तादिकन के अधिष्ठान, सर्प का अधिष्ठान कौन, रज्जु। इदंता किसमें है, रज्जु में। प्रतीत किसमें हो रही है, सर्प में, बराबर। उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार अधिष्ठान कौन, शुक्ति। इदंता किसमें है, शुक्ति में। प्रतीत कहाँ हो रही है, रजत में। जैसे उधर हो रहा है कि नहीं, उसी प्रकार इधर ज्ञान में भी होता है। जैसे उधर सर्प का अधिष्ठान रज्जु, बराबर है कि नहीं, उस प्रकार इधर सर्प ज्ञान का अधिष्ठान, ज्ञान का अधिष्ठान कौन, इदमाकार वृत्ति, क्यों इदमाकार वृत्ति उपहित चेतन। जैसे उधर सर्प का अधिष्ठान ऊपर देखेंगे तो रज्जु, और सूक्ष्मतम में जाएंगे तो सर्प का अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन। उस प्रकार सर्प ज्ञान का अधिष्ठान इदमाकार वृत्ति, क्यों इदमाकार वृत्ति उपहित चेतन, बराबर है कि नहीं। और उधर जैसे अधिष्ठान रज्जु में विद्यमान इदंता प्रतीत होती है सर्प में, उस प्रकार इधर सर्प ज्ञान का जो अधिष्ठान इदमाकार वृत्ति, उसका विषय इदंता है, वो प्रतीत हो रहा है सर्प ज्ञान में। बात समझ में, पंक्ति देखिए। ताका यह समाधान है, जैसे सर्परस्तादिकन के अधिष्ठानगत इदंता का अध्यस्त में भान होवे, अथवा अधिष्ठानगत इदंता का अध्यस्त सर्पादिकन में अनिर्वचनीय संबंध उपजे, दोनों में से कोई भी हो। अधिष्ठानगत जो इदंता है, उस इदंता का अध्यस्त में क्या होता है, भान, अन्यथा क्या थी, क्यों अधिष्ठानगत इदंता का अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होता है, किसमें, अध्यस्त में, बराबर। अनिर्वचनीय संबंध उपजे, तैसे लग गया, तैसे सर्पादि ज्ञानाभास का अधिष्ठान इदमाकार प्रमावृत्ति है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, सूक्ष्मता। उधर सर्प का अधिष्ठान रज्जु या रज्जु पे चेतन, इधर सर्प ज्ञान का अधिष्ठान इदमाकार वृत्ति अथवा इदमाकार वृत्ति उपहित चेतन। तो ऊपर से लीजिए, इदमाकार वृत्ति को लीजिए। तैसे सर्पादि ज्ञानाभास का, सर्पादि का ज्ञान रूप जो भ्रम है, ज्ञानगत भ्रम, ज्ञान सर्पादि ज्ञानाभास का अधिष्ठान इदमाकार प्रमावृत्ति है, लग गया। ता प्रमावृत्ति में इदम पदार्थ विषयकत्व है, वो जो ज्ञान का अधिष्ठान भूत इदमाकार वृत्ति, उस वृत्ति में क्या है,
उसका विषय कौन है? इदम है कि नहीं? ता प्रमावृत्ति में इदम पदार्थ विषयकत्व है, अर्थात इदम पदार्थों को विषय करने वाली वो क्या है? प्रमावृत्ति है। ताकि प्रतीति सर्पादि भ्रम में हो गए, बराबर, उसकी प्रतीति है कि नहीं? इदंता विषय किस वृत्ति का है? हाँ, इदमाकार जो प्रमावृत्ति उसका विषय है कौन? इदम पदार्थ, किंतु प्रतीत किसमें हो रहा है? भ्रम ज्ञान में, वही दे रहे हैं। ता प्रमावृत्ति में इदम पदार्थ विषयकत्व है, ताकि प्रतीति सर्पादि भ्रम में हो गए। लग गया? एक समाधान हुआ। अथवा प्रमावृत्ति रूप अधिष्ठान में, अधिष्ठान कौन है? प्रमावृत्ति, इदमाकार वृत्ति। प्रमावृत्ति रूप अधिष्ठान में जो इदम पदार्थ विषयकत्व, इदम पदार्थ विषयकत्व है ना, ताका अनिर्वचनीय संबंध सर्पादि ज्ञान में उपजे है कि नहीं? सर्पादि ज्ञान, भ्रम ज्ञान, उसमें अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होता है। किसका? हाँ, इदम पदार्थ विषयकत्व जो प्रमावृत्ति में, उसका अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होता है। किसमें? सर्पादि ज्ञान में। पंक्ति देखिए, अथवा प्रमावृत्ति रूप अधिष्ठान में जो इदम पदार्थ विषयकत्वता का अनिर्वचनीय संबंध सर्पादि ज्ञान में उपजे है। हो गया नहीं इतना? याते इदमाकारत्व शून्य भ्रम ज्ञान में, शून्य भ्रम है ना, थोड़ा सा अलग करेंगे तो, और भ्रम को ज्ञान में जोड़ दीजिए। शून्य भ्रम, शून्य अलग किए, भ्रम ज्ञान में इनको जोड़ दीजिए। अब पंक्ति पुनः देखिए, याते इदमाकारत्व शून्य, जिसमें इदमाकारत्व वस्तुता नहीं है, ऐसा कौन? भ्रम ज्ञान, उसमें इदमाकारत्व की प्रतीति हो गए। यद्यपि अविद्या का परिणाम केवल अध्यस्त पदार्थ आकार ही हुआ है, तो भी उसमें प्रतीति होती है। किसकी? इदमाकार विषयत्व की। क्यों? अधिष्ठानगत इदमाकार विषयत्व है। अधिष्ठान जो इदमाकार प्रमावृत्ति, उसका विषय है कौन? इदम, किंतु उसका अनिर्वचनीय संबंध प्रतीत हो रहा है किसमें? भ्रम ज्ञान में, भ्रम ज्ञान में। याति इदमाकारत्व शून्य, भ्रम ज्ञान में इदमाकारत्व की प्रतीति हो गए। लग गया? ये समाधान हुआ। यद्वा, तो दूसरी तरह से, इदमाकार वृत्त्युपै चेतन ही सर्पादि ज्ञान आवास का अधिष्ठान है। बताया था ना, सर्प ज्ञान उसका अधिष्ठान, एक तो इदमाकार प्रमावृत्ति, क्यों? इदमाकार वृत्त्युपै चेतन। यद्वा इदमाकार वृत्त्युपै चेतन ही सर्पादि ज्ञानाभास का क्या है? अधिष्ठान है। उक्त वृत्ति उपलक्षित जो अधिष्ठान, वृत्ति से उपलक्षित कौन हुआ? अधिष्ठान, चेतन। उक्त वृत्ति उपलक्षित जो अधिष्ठान होवे तो उक्त वृत्ति से दो चारी घटिका के व्यवधान हुए भी सर्पादि भ्रम हुआ चाहिए। लग गया जी? अधिष्ठान कौन? एक तो इदमाकार वृत्ति, सर्प ज्ञान का अधिष्ठान, सर्प का नहीं, सर्प ज्ञान का अधिष्ठान कौन? इदमाकार वृत्ति एक। क्यों? इदमाकार वृत्ति उपहित चेतन, बराबर। इदमाकार वृत्ति उपलक्षित चेतन अधिष्ठान नहीं है, इदमाकार वृत्ति उपहित चेतन अधिष्ठान है। दोनों में अंतर है। इदमाकार वृत्ति उपहित मतलब इदमाकार वृत्ति हो गई उपाधि, और उस उपाधि में आया हुआ चेतन वो क्या है? अधिष्ठान है, बराबर कि नहीं? और उपाधि को वर्तमान काल की अपेक्षा होती है। जब तक उपाधि है इदमाकार वृत्ति, तब तक तो चेतन अधिष्ठान है, बराबर है। किंतु इदमाकार वृत्ति से उपलक्षित चेतन अधिष्ठान नहीं है। बोलेंगे मानेंगे तो क्या दिक्कत? दिक्कत यह आएगी कि सर्प भ्रम क्या रज्जु का ज्ञान होने के बाद भी 2-4 तास, दिन, महीना रहना चाहिए। बोलेंगे क्यों? तो उपलक्षण जो होता है उसको क्या वर्तमान की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान करा दिया, चला गया कौवा,
काकवत देवदत्त से ग्रह, कौवा बैठा है ना, वो देवदत्त का ग्रह है, तो उपलक्षण कौन हुआ? कौवा। फिर वो चला गया तो भी देवदत्त घर का ज्ञान होता है कि नहीं? उस प्रकार पंक्ति की यद्वा इदमाकार वृत्त्युपय चेतन ही सर्पादि ज्ञानावास का अधिष्ठान है, इतना हुआ। अब कह रहे इदमाकार वृत्त्युपहित चेतन तो अधिष्ठान हो सकता है, किंतु उक्त वृत्त्युपहित इदमाकार वृत्ति उपलक्षित लग गया कि नहीं? इदमाकार वृत्ति उपलक्षित जो अधिष्ठान होवे तो, मतलब उपलक्षित अधिष्ठान नहीं है यदि मानेंगे तो, उक्त वृत्ति उपलक्षित जो अधिष्ठान होवे तो उक्त वृत्ति से, है कि नहीं, इदमाकार वृत्ति हुई उसके बाद वो समाप्ति भी हो गई तो भी उक्त वृत्ति से दो चारी घटिका के व्यवधान हुए भी, व्यवधान अंतर दो चार घटिका बीत गया तो भी सर्पादि भ्रम होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। काहे थे उपलक्षण वाले को उपलक्षित कहे, उपलक्षण वाला उसको कहते क्या? उपलक्षित। जैसे कौवा उपलक्षण है और उसके द्वारा ज्ञान हुआ जिस घर का, वो घर हुआ उपलक्षित। तो उपलक्षण चला भी जाता है तो भी उपलक्षित रहता है, बराबर है कि नहीं? उपलक्षण वाले को उपलक्षित कहे और उपलक्षण में वर्तमानत्व की अपेक्षा नहीं, यह अर्थ आगे कहेंगे। उपलक्षण और उपाधि दोनों में अंतर है। उपाधि जो होती है उसको वर्तमान काल की अपेक्षा होती है कि नहीं, जब तक है तब तक, किंतु उपलक्षण को वर्तमान की अपेक्षा नहीं है। कौवा उड़ भी गया तो भी घर का ज्ञान तो हो ही जाता है, लग गया कि नहीं? वो आगे बताएंगे। और उपलक्षण में वर्तमानत्व की अपेक्षा नहीं, यह अर्थ आगे कहेंगे। और वक्षमान रीति से, आगे जो हम रीति बताएंगे उससे उपाधि में वर्तमानत्व की अपेक्षा है। तो दोनों में अंतर समझ में आया? उपाधि में वर्तमान की अपेक्षा है, उपलक्षण में वर्तमान की अपेक्षा नहीं। आगे आएगा वो सब बात, आगे चलिए। इदमाकार वृत्ति जाकी उपाधि होवे सो इदमाकार वृत्ति उपहित कही है, बराबर। इदमाकार वृत्ति जाकी क्या है? उपाधि होवे, उसको क्या कहेंगे? इदमाकार वृत्ति उपहित। घट उपाधि जिसकी है उसको कहेंगे क्या? घट उपहित। आकाश चाहे चेतन, ठीक उस प्रकार इदमाकार वृत्ति जाकी उपाधि होवे सो इदमाकार वृत्ति उपहित कही है, लग गया। याते सर्परस्तादिकन का भ्रम ज्ञान होवे इस काल में, बराबर। सर्पक रजत को विषय करने वाला क्या होता है? भ्रम ज्ञान। सांगा जरा फटके देऊन आणा। सो इदमाकार वृत्ति उपहित कही है, लग गया। याते सर्पादिकन का, सर्परस्तादिकन का भ्रम ज्ञान होवे तिस काल में, बराबर। सर्परस्तादिकन का क्या होता है? भ्रम ज्ञान होवे तिस काल में अंतकरण की इदमाकार वृत्ति भी रहे है, यह अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि वो क्या है? उपाधि, और उपाधि को वर्तमान काल की अपेक्षा होती है। याते सर्परस्तादिकन का भ्रम ज्ञान होवे तिस काल में अंतकरण की इदमाकार वृत्ति भी रहे है, लग गया। यह अवश्य मानना चाहिए। काहे थे? अधिष्ठान की सत्ता काल से अतिरिक्त काल में अध्यस्त होवे नहीं, ये नियम है। अधिष्ठान की सत्ता काल से अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता होती नहीं है। तो जब तक सर्प भ्रम प्रतीत हो रहा है तब तक वहां पर इदमाकार वृत्ति उपाधि मानना ही पड़ेगी। अधिष्ठान की सत्ता काल से अतिरिक्त काल में अध्यस्त होवे नहीं। याते भ्रम ज्ञान के समय में वृत्त्युपयी चेतन की, है कि नहीं, वृत्त्युपयी जो चेतन उसकी अधिष्ठानता की उपयोगिनी, उसमें अधिष्ठानता आने के लिए उपयोगिनी आवश्यक है। कौन? इदमाकार अंतकरण की वृत्ति। भ्रम ज्ञान के समय में वृत्त्युपयित चेतन की अधिष्ठानता की उपयोगिनी इदमाकार अंतकरण की वृत्ति रहे है और रजताकार अविद्या वृत्ति हो गए। और रजत को विषय करने वाली कौन होती है? अविद्या की वृत्ति। ये दूसरे मत में रजत या सर्प, वो परिणाम सर्प रूप से परिणाम, रजत रूप से परिणाम किसका है? अविद्या का। अर्थात अविद्या का केवल
अध्यस्त पदार्थाकार ही परिणाम है, इदम आकार नहीं। और इदम वहां पर अधिष्ठान है, वो ज्ञान में प्रतीत हो रहा है, इतना ही। और रजताकार अविद्यावृत्ति हो गए। इस स्थिति से अयम सर्प इदम रजतम, यह दो ज्ञान है। कितने ज्ञान हुए? दो। इदम आकार प्रमावृत्ति है और सर्परस्ताधिक आकार वाली भ्रमवृत्ति है, बराबर। अवच्छेदकता संबंध से भ्रमवृत्ति का इदमाकार प्रमावृत्ति अधिष्ठान है। यद्यपि भ्रमवृत्ति का अधिष्ठान इदमाकार वृत्ति उपै चेतन नहीं है, किंतु उस चेतन का अवच्छेदक कौन है? इदमाकार वृत्ति। अतः अवच्छेदकता संबंध से भ्रम वृत्ति का अधिष्ठान इदमाकार वृत्ति भी मान सकते हैं, अवच्छेदकता संबंध से। अवच्छेदकता संबंध से भ्रम वृत्ति का इदमाकार प्रमावृत्ति अधिष्ठान है। लग गया? आगे आगे क्या है? अध्यस्त का अभेद संबंध हो गए। उसके पहले एक वाक्य लिखिए, वाक्य शब्द अधिष्ठान और अध्यस्त का। अधिष्ठान और अध्यस्त का अभेद संबंध हो गए। लग गया? अधिष्ठान और अध्यस्त का क्या होता है? अभेद संबंध हो गए। जैसे ब्रह्म और प्रपंच का क्या है? अभेद संबंध है, क्योंकि अध्यस्त जो प्रपंच वो ब्रह्म को छोड़कर उसकी सत्ता ही नहीं है। ब्रह्म और प्रपंच का सर्वम इदम ब्रह्म, इस प्रतीति का विषय अभेद है। लग गया? या ते अयम सर्प इदम रजतम, इस स्थिति से उभय वृत्ति का अभेद प्रतीत हो गए हैं। यद्यपि अयम सर्प इदम रजतम, इसमें अयम इदम ये अधिष्ठान है कि नहीं? क्या है? इदम वृत्ति क्या है? अधिष्ठान। सर्प ज्ञान का अधिष्ठान है ना, किंतु अधिष्ठान अध्यस्त का अभेद होता है। हाँ, तो अयम सर्प इदम रजतम, इस रीति से उभय वृत्ति का अभेद प्रतीत हो गए। लग गया? यद्यपि उक्त रीति से वृत्ति द्वय होवे तो अधिष्ठान अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय होवे है, यह प्राचीन वचन असंगत होवेगा। लग गया? यद्यपि उक्त रीति से वृत्ति द्वय होवे, अभी ऊपर दो वृत्ति बताइए इसमें, अयम सर्प इदम रजतम, इसमें कितनी वृत्ति है? दो। एक प्रमावृत्ति है इदम, और भ्रम वृत्ति है कौन? सर्प। अब शंका कर रहे हैं कि यद्यपि ये बात सही है क्या कि ऊपर कही हुई रीति के अनुसार दो वृत्ति इसमें मानेंगे तो कौन? किसमें? अयम सर्प इदम रजतम में। यद्यपि उक्त रीति से वृत्ति द्वय होवे तो क्या होगा? अधिष्ठान अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय होवे है, यह प्राचीन वचन असंगत होवेगा। लग गया ना? क्या है उनका कहना? दो वृत्ति मानी ना आपने, तो दो वृत्ति मानी तो दो वृत्ति के विषय हुए, फिर ये नियम भंग हो जाएगा उनका। क्या नियम? अधिष्ठान अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय होते हैं, इस प्राचीन वचन क्या हो जाएगा? असंगत। क्योंकि प्राचीन लोग क्या कहते हैं? अधिष्ठान अध्यस्त दोनों को एक ज्ञान का विषय मानते हैं, और ऊपर क्या कहा? दो ज्ञान के, दो वृत्ति के दो विषय माने, है कि नहीं? यद्यपि उक्त रीति से वृत्ति द्वय होवे तो अधिष्ठान अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय होवे हैं, यह प्राचीन वचन असंगत होवेगा। शंका हुई, उत्तर दे रहे तथापि दोनों एक ज्ञान के विषय होवे है। लेकिन प्राचीन लोगों ने जो बताया है कि अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय हो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह नहीं कि दोनों एक वृत्ति के विषय है, फिर क्या अर्थ है? तब कह रहे तथापि दोनों एक ज्ञान के विषय होवे या का यह अर्थ नहीं, यह अर्थ नहीं कि एक वृत्ति के विषय होवे है, किंतु अधिष्ठान और अध्यस्त एक साक्षी के विषय होवे, यह अर्थ है। अतः प्राचीन वचन के साथ भी कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि प्राचीनों ने क्या कहा है? अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय, और ऊपर क्या बताया? अयम सर्प इदम रजतम, ये दो वृत्ति के विषय बताए, तो विरोध होगा। तब कह दिया कि विरोध नहीं होगा, क्योंकि अयम सर्प इदम रजतम ये दो वृत्ति के विषय है। अयम सर्प दो वृत्ति इसमें, इदम रजतम इसमें दो वृत्ति है। एक प्रमावृत्ति इदम को विषय करने वाली, और एक भ्रम वृत्ति अध्यस्त को विषय करने वाली, बराबर। फिर प्राचीन लोगों ने क्या बात कही है? अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय होते हैं, तो वो कैसे? फिर तब उसको बता रहे एक ज्ञान के विषय मतलब एक वृत्ति के विषय, ऐसा उसका अर्थ नहीं है।
किंतु एक साक्षी के विषय है। फिर अयम सर्प इदम रस्तम, इसमें दो वृत्ति मानने पर भी साक्षी तो एक ही है ना, अतः कोई दिक्कत नहीं। किंतु अधिष्ठान और अध्यस्त एक साक्षी के विषय हो है, यह प्राचीन वचन का अर्थ है। लग गया। रज्जु शुक्ति आदिकन के देश में ही सर्परस्त आदि हो है, बराबर। जहाँ रज्जु है वहीं पर क्या होता है, सर्प। जहाँ शुक्ति है वहीं पर होता है क्या, रजत, अनिर्वसनीय उत्पन्न होता है। रज्जु शुक्ति आदिकन के देश में ही सर्परस्त आदि भोव्य है, और इदमाकार वृत्ति भी रज्जु शुक्ति आदि देश में जाव्य है। इदमाकार वृत्ति भी कहा जाती है, रज्जु देश में, शुक्ति देश में जाव्य है। याते इदमाकार वृत्ति उपहित साक्षी के अधिष्ठान और अध्यस्त विषय है, बराबर। इसलिए इदमाकार वृत्ति उपहित कौन, साक्षी। उस साक्षी के विषय दोनों कौन कौन, अधिष्ठान और अध्यस्त। अधिष्ठान इदमाकार वृत्ति वो भी साक्षी का विषय है, और अध्यस्त सर्प वृत्ति, सर्प ज्ञान, वो भी साक्षी का विषय है। याति इदमाकार वृत्ति उपहित साक्षी के अर्धविराम अधिष्ठान और अध्यस्त विषय है। इस रीति से अधिष्ठान और अध्यस्त एक ज्ञान के विषय हो गए हैं। इस प्राचीन वचन में ज्ञान पद का साक्षी अर्थ है कि नहीं। एक ज्ञान के विषय मतलब एक साक्षी के विषय है। ज्ञान पद का अर्थ वृत्ति नहीं, एक वृत्ति के विषय ऐसा कहने का उनका अभिप्राय नहीं है, किंतु एक साक्षी के विषय है यह कहने का अभिप्राय है। अतः प्राचीन वचन के साथ कोई विरोध नहीं। इस प्राचीन वचन में ज्ञान पद का साक्षी अर्थ है, वृत्ति नहीं। याते भ्रम वृत्ति को अध्यस्त मात्र गोचरता मानने में बहुत आचार्यों की सम्मति है। लग गया। याते भ्रम वृत्ति को, भ्रम वृत्ति मतलब सर्पों को विषय करने वाली वृत्ति, वो कैसी है, केवल अध्यस्तों को विषय कर रही है, न कि अधिष्ठानगत इदंता। याते भ्रम वृत्ति को अध्यस्त मात्र गोचरता मानने में बहुत आचार्यों की क्या है, सम्मति है। लग गया इतना। ये दो मत समझ में आया। बहुत अच्छी तरह से इस चिंतन कीजिए, सूक्ष्मता है थोड़ी सी, कठिन नहीं है, इसका विचार कीजिए। फिर आगे 21 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ, आगे 22 नंबर का शीर्षक है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं